हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इन पाठशाला। तो क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ और फील के साथ पढ़ेंगे। आपको करंट भी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे करंट लगता है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग चमका लो, चैप्टर चमका लो, यहां से आपको कहीं भी नहीं जाना है। सब कुछ एकदम अलग यूनिक वे में एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो कोई यदि आपसे पूछता है कि ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो आप जानते हो कि आपके घर के पंखे चलते हैं, एसी चलता है, कूलर चलता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे पंखे को, हमारे कूलर को, हमारी एसी को, जिसकी वजह से वो चल पाते हैं। तो कोई पूछे तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। आधुनिक युग में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक इंपोर्टेंट सोर्स है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं लाडले? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात याद रखना। तो आधुनिक युग की एक एनर्जी है, हमें खाने के लिए एनर्जी चाहिए जब भी हम चल पाते हैं। इसी तरीके से पंखे को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इसलिए पंखा घूमता है। बात खत्म। अगली बात, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे बोर्ड में पूरे में से पूरे मार्क्स आए, इस चैप्टर में से एक भी चीज ना छूटे। तो जितना भी है सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक्स तो बहुत कम लिखे हुए हैं, ठीक है, सब कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहला शब्द आएगा आपके नजरों में इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या है? देखो, कोई भी वस्तु पर चार्ज कैसे आता है वो मैं अभी एक्सपेरिमेंट से दिखाने वाला हूं। जैसे कि मान लो इस मार्कर को अगर मैं अपने बाल से रगड़ दूं तो फ्रिक्शन की वजह से इस मार्कर पर चार्ज आ सकता है और मेरे बालों पर भी चार्ज आ सकता है। एक पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले हम कुछ चार्ज के एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। चार्ज में होता क्या है बच्चे, जो सेम चार्ज होते हैं यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज आ जाता है, जैसे कि मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो ये रिपेल ईच अदर, दूर भगाओ इन्हें, रिपेल। दो तरीके के चार्ज होते हैं। अनलाइक चार्ज हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो ये एक दूसरे की ओर आएंगे, तो अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी हम देखेंगे इन्हीं चीज के ऊपर हैं। चलो देखते हैं। चार्ज पढ़ा तो सबने होगा लेकिन महसूस नहीं किया होगा। उसको महसूस करेंगे। गुड्डा, पीवीसी का यादराम, और ये अपने पास पानी की बोतल। सहायक जी आइए। और आपको क्या करना है, यहां से बोतल की गर्दन दबानी है तो इसमें से पानी निकलेगा। ओके सर। उसी को मैं बेंड करके दिखाऊंगा। तो देखो, अभी मैं रगड़ रहा हूं, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चार्ज आ रहा है। और पानी को दबा, पानी यहां पे अभी न्यूट्रल है। जैसे ही मैं इसको रगड़ने के बाद यहाँ पानी के पास लगाऊंगा तो आप देखना ये बेंड हो जाएगा। देख रहे हो कैसे बेंड हो रहा है? तो ये पीवीसी पर आया हुआ चार्ज कैसे न्यूट्रल वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो यानी कि ये रब करने से इसके ऊपर कहीं ना कहीं चार्ज आया है। तो चलें अब डेफिनेशन पे थोड़ी सी नजर मार लें। आपने देख लिया कैसे रगड़ने से दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी होती है खुद मैटर की। मैटर मार्कर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उस मैटर की प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट्स एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि कुल मिला के फोर्स लगेगा भाई साहब इन पे। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये वाला इसे धक्का दे रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला चार्ज इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो यही है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, आप सबको पता है। हर एक वस्तु एटम से मिलकर बनती है और एटम के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। सर हमने केमिस्ट्री वो तो देखी ही नहीं। अबे तो ये तो पता होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। कोई पूछे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो बोलना इलेक्ट्रॉन्स ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन्स ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब वस्तु के अंदर न्यूक्लियस में
एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, उसी में प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है लाडले? पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात आप याद रखोगे? यस। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा यूनिट चार्ज की, कोई पूछे तो बोलना कूलॉम्ब। ऐसा यूनिट क्या होती है? COULAMB, कूलॉम्ब। और इसे ना C से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। कूलॉम्ब को शॉर्ट में C भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में Q से रिप्रेजेंट करते हैं। आई Q मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज। याद रखना। अब कुछ चार्ज की मेन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहां लिख रहा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो इस वस्तु को मैंने अपने बाल से ऐसे ऐसे रगड़ा रगड़ा रगड़ा, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 3000 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 10,000 इलेक्ट्रॉन आएगा। यानी कि N × E नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे इस पे इलेक्ट्रॉन्स के। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, पॉइंट्स में नंबर नहीं आएंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसा नहीं। या तो बालों से कूद के 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, या 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 50.5 नहीं आएंगे। तो क्वांटाइज्ड शब्द का मतलब जो है वो होता है कि चार्ज जो भी आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगी। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड को अगर हम ढंग से फील कर पाए तो यहां मैंने पीछे लिखाया है इसको, कहां है? चलो लिखा दूंगा, अभी नहीं लिखाया तो ठीक है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड को अभी है ना डिटेल में समझेंगे फॉर्मूले के साथ। प्रॉपर्टीज में और क्या होता है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर। जैसे कि मान लो 2 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज माइनस 4 कूलम चार्ज, इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 3 to 5, 5 में से 4 गया तो 1 कूलम। तो इसको ऐड किया जा सकता है डायरेक्ट। तुम कहोगे सर इसको तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अबे तो ये नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है। तो जैसे तुम जोड़ घटाई करते हो ना, इसी तरीके से चार्ज को जोड़ाया घटाया जा सकता है। चार्ज इज कंजर्व्ड, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, चार्ज कंजर्व्ड कैसे होगा साहब? तो यहां पे साफ लिखो, चार्ज कंजर्व्ड का मतलब होता है जो ना बदले। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को इस पृथ्वी पे बनाया जा सकता है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो पूरे ब्रह्मांड पे ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। हां, मगर यह हो सकता है कि एक वस्तु से ट्रांसफर होकर दूसरी वस्तु पर चार्ज आ जाए। जैसे मैंने अपनी खुपड़िया को रगड़ दिया ऐसे मार्कर से, तो मेरी खुपड़िया का 5 कूलम चार्ज इस मार्कर पे चला गया। तो हम दोनों पर रहा तो टोटल उतना ही चार्ज जितना था, यहां से निकल के ही तो चला गया। अबे तेरे पास 100 रुपए हैं, तूने अपने दोस्त को 50 दे दिए, तो बेशक तेरे पास जो है 50 हो गए, लेकिन तेरे दोस्त के पास भी तो 50 ही है। मिला के कितने हुए? 100। तो वो टोटल 100 रुपए ही तो इधर उधर घूम रहे हैं। एक और बार समझते हैं। तू और तेरा भाई एक फैमिली के मेंबर हैं, तेरे भाई पे 200 रुपए हैं, तेरे पास हैं 100 रुपए, तो टोटल कितना है चार्ज? या टोटल कितने रुपए हैं? 300। तो तुम दोनों पे मिला के 300 रुपए हैं। तुम अगर इन 300 में से 150 रुपए एक्स पर्सन को दे देते हो तो तुम्हारे पास कितने बचे? 150। अगले वाले के पास कितने गए? 150। लेकिन दोनों के पास मिला के फिर भी तो 150 ही है। इसी तरीके से चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे बिगाड़ा जा सकता है। तो यहां पे लिखो, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट से मेरा संबंध है चार्ज, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, प्यार से समझो, प्यार से समझो, इकरार से समझो। ओके ओके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस लाइन को आगे डालते हैं हेडिंग, क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक ही बात है। समझो समझो समझो, प्यार से प्यार से। इधर देख, इधर देख, देख 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 देख। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? एनसीईआरटी के मुताबिक जो तुझे पढ़ना है वो है चार्ज इलेक्ट्रॉन। दुनिया का छोटा चार्ज कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। उससे छोटा अभी तेरे कोर्स के हिसाब से उससे छोटा कोई चार्ज नहीं है। वैसे तो क्वार्क्स होता है, क्वार्क्स, पर वो क्वार्क्स तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि भाई जो चार्ज क्यू है, जो चार्ज क्यू है वो n इंटू ई होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ई का मतलब क्या है लाडले? ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। n का मतलब क्या है? 1 2 3 डॉट 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 1000 5000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ना ही ये डेसिमल हो सकते हैं ना ही ये नेगेटिव में हो सकते हैं, पर ये नेचुरल नंबर है। अच्छा, Q इक्वल टू एन। ठीक है साहब, तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? ये इसको कैसे लिख सकते हैं? इट इज मल्टीपल ऑफ चार्ज इज मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसानी से लिख लो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कोई पूछे तो? इलेक्ट्रॉन को बार बार मैं शॉर्ट में ई लिखूंगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू आप सबको पता होगी, बोलो मेरे साथ। माइनस में सर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। और कोई अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछता है, कोई अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बोलना यही सबसे छोटा चार्ज है, यानी कि इट इज द फंडामेंटल चार्ज। इसी की वजह से सारी बॉडीज पर चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? बोलो जल्दी। इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट, मतलब ये चार्ज का फंडामेंटल है, इससे बेसिक कुछ नहीं। ये सबसे बेसिक यूनिट है चार्ज की। चार्ज की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं? माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये याद रखना भाई साहब। अच्छा, अगर तुमसे मैं पूछूं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कई बार काम आता है, तो बताओ क्या बोलोगे? बोलो जल्दी, क्या बोलोगे? तो बोलना कि सर इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, तो इसका मास भी बहुत छोटा होगा। जब भी पावर माइनस में लगी हो और ये डिजिट जितनी बड़ी होगी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चंस में जरूरत पड़ सकती है इसकी। ये चीज पॉज करके लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो, लाइट की स्पीड से लिखो, लिखो फटाफट। हाँ सही है सर, अब हम समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे बेसिक यूनिट। सबसे छोटा चार्ज क्या है? मैंने बोला कि मेरे फोन पर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो वो सबसे छोटा चार्ज हो गया। अब इससे बड़ा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। याद रहे हमेशा कि n की वैल्यू 1 2 3 1500 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, 0.4 मतलब ऐसे डेसिमल में नहीं हो सकती, √2 में ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। सही है प्यारे बच्चे, हमेशा याद रहे, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसमें आदान प्रदान किसका होगा? केवल इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन नहीं निकलते, प्रोटॉन नहीं निकलते गाइज। तो अगर किसी भी बॉडी को अगर आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, मान लीजिए अगर किसी भी बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, ठीक है। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज निकल जाता है, तो बचा कौन सा? पॉजिटिव। अरे बोलो कौन सा बचा? पॉजिटिव। अरे जहां से नेगेटिव निकल गया क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को देने वाली होती है, बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन को, बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिवली चार्ज। गेट पॉजिटिवली, शॉर्ट में ऐसे ही लिखूंगा मैं, गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है,
साला इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर घुस गया तो नेगेटिव चार्ज अंदर घुस गया, तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। बॉडी, बहुत शॉर्टकट में डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आप अगर इतना भी लिखाओगे मास्टर आपको पूरे नंबर देगा। बॉडी और ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट या बॉडी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट गेट नेगेटिवली चार्ज। बहुत आसान शब्दों में लिखा रहा हूं। अब यहां पे बॉडी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मान लो यहां पे ये है तुम्हारी प्लास्टिक रॉड, ये कैसी है? प्लास्टिक रॉड, इसको मैंने ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल दिया। और ये क्या है मेरे पास? ये कोई कपड़ा है, ठीक है, ये कोई कपड़ा है। मैं प्लास्टिक रॉड को एक कपड़े से रब कर रहा हूं, ऐसे रगड़ रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में दिखा चुका हूं बहुत बार, ठीक है, रगड़ने से क्या हो रहा है। तो जैसे ही मैं रगड़ूंगा, रगड़ने का मतलब फ्रिक्शन हो रहा है। 9th में पढ़ा है ना बैच? 9th में पढ़ा है फ्रिक्शन क्या होता है? 9th में फ्रिक्शन मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। अबे पढ़ लेता 9th क्लास, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो टेंशन मत ले। जब भी हम एक दूसरे से चीजों को रगड़ते हैं, उसी रगड़न को फ्रिक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। आ गया? तो जब भी हम इस कपड़े से इस प्लास्टिक की रॉड को रगड़ते हैं तो होगा क्या? रगड़ने के प्रोसेस में रॉड और कपड़े के बीच में चार्ज का आदान प्रदान होगा दोस्त। आई सुन रहे हो ना पुष्पा, बंटू, बबलू? चार्ज का आदान प्रदान। तो होगा क्या? यहां से रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़े पे आ जाएंगे। जब रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के कपड़े पे आ जाएंगे तो रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। इसीलिए रॉड कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस कपड़े पे कूद के आ गए, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो कपड़ा कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज क्लॉथ है और पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। आया कि नहीं आया? अरे बोल, आया कि नहीं आया? कैसे चार्ज हो रही है बॉडी? रगड़ने से। लेकिन प्यारे बच्चे, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज। ये वो चार्ज नहीं है जो तुम्हारे घर में आ रहा है, ये वो चार्ज नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और पंखे कूलर चल रहे हैं। ये तो बस वो चार्ज है जो इंसुलेटर्स के पास आ जाता है। आई? अब ये इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर क्या है? ये चार्ज चुपचाप पॉजिटिव आ गया और इस बॉडी के ऊपर रखा हुआ है। ये चार्ज चुपचाप नेगेटिव आ गया, इस बॉडी के ऊपर रखा है, कपड़े के ऊपर रखा है, पर ये चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। हमारे घरों में जो चार्ज आता है वो फ्लो चार्ज आता है, वो होता है करंट चार्ज, उसी को बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये है स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक, ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है स्टैटिक, इसके बारे में आपको बहुत कम लोग बताएंगे। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज है तो सही लेकिन रेस्ट पे रुका हुआ है, बस दैट्स इट, रुका हुआ है। इस चार्ज की वजह से घरों में बिजली नहीं आती। तो ये जो रुका हुआ चार्ज है, ये तो किसी इंसुलेटर पे भी आ जाता है। ठीक है, अब ये इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। अभी अभी हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू एन ई। एन की बात भी पता है, ई की बात भी पता है। ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में। तो एक बात बताओ, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा Q इक्वल टू एन ई, क्या यहां पे हमें क्वेश्चन में चार्ज दे रखा है? यस सर। चार्ज कितना दे रखा है? 1 कूलम, यही तो दे रखा है। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसका मतलब 1 कूलम। हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है लाडले, n निकालना है। पूछा क्या है? n। वो पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछना चाह रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वैल्यू होती है, ये बात मैं तुझे बता चुका हूं। माइनस साइन मत लेना इसमें, क्योंकि नंबर्स को नेगेटिव थोड़ी रखोगे। बस ये बात तुम्हें अंदर से पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। भाई प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है। तो यहां पर तुम ये बात भी लिख लेना प्यारे, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर। लेकिन इसका जो चार्ज होता है लाडले वो नेगेटिव होता है और इसका जो चार्ज होता है वो लाडले पॉजिटिव होता है। बस बात खत्म। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज याद करनी है ये वैल्यू। अब इस चीज का अगर इसमें डिवाइड लगाएगा तभी तो एन की वैल्यू निकाल पाएगा।
बच्चों की तरह इसको सॉल्व कर ले, ऊपर पहुंचा दे, नीचे आएगा 1.6, यहां आएगा n का मल्टीपल। सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, नहीं इसको जब तुम ऊपर पहुंचाओगे तो ये माइनस का प्लस नहीं हो जाएगा, 10 की पावर -19 को ऊपर पहुंचाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहां से एक 10 खींच के मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 18, यहां आएगा 1.6। अब ये 1.6 से कितनी बार कटेगा, आई पॉइंट हटा लो, एक और जीरो लगा लो, 16 से कटेगा भाई साहब, बताओ कितनी बार काट दूं, 16 से 6 बार कट जाएगा, 96 आएगा, ठीक है 6.2 के आसपास आएगा, ढंग से आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, नहीं 2 तो नहीं आएगा, ओके ओके 6.2 के आसपास आएगा, लगभग 6.25 के अप्रोक्स। तो यहां पे तू लिख सकता है 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 n आ गया, यानी कि अप्रोक्स जो आंसर आया इसको सीधा लिख दो, n बराबर कितना आया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो ये भाई साहब इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में, इतने सारे इलेक्ट्रॉन, अरे बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, 6.25 के आसपास कट जाएगा, काट लेना, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, ओके। अब बात करेंगे व्हाट इज कंडक्टर और व्हाट इज इंसुलेटर। नहीं नहीं सर एक और क्वेश्चन करा दो प्लीज, चलो ठीक है एक और कर लो, मेरा क्या बिगड़ रहा है, एक और कर लो, बहुत आसान है क्वेश्चन, सुनो लिखो एन ऑब्जेक्ट हैव 20 कूलम चार्ज, या एन ऑब्जेक्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज n इक्वल टू 90 इंटू 10 टू दी पावर 20 कूलम, ठीक है। फाइंड, ओए होए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना तो कूलम क्यों होंगे, फाइंड चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फाइंड चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताइए उस पर चार्ज क्या होगा, जल्दी बताओ। तुम बोलोगे सर Q इक्वल टू एन ही लगा दो, एन हमें पता है कितना है, जल्दी बोलो 9 इंटू 10 की पावर 20, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्यू क्या है चार्ज, तो 10 की पावर -19 इंटू 20 कितना हो जाएगा लाडले 10 की पावर 1, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देगा कि नहीं करेगा, तो 9 इंटू 1.6 ये तेरा काम है, कर लियो, सॉल्व होके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा कूलम में, ठीक है। कोई समस्या नहीं, सवाल आना चाहिए करना। तो कोई भी दो चीज पता होंगी तीसरी पूछ लेगा, बल्कि ये कह लो कोई भी एक चीज पता होगी, क्योंकि ये तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज पता होगी बस। गॉट माई पॉइंट, ओके। आ जाओ, कंडक्टर क्या है, देखो कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सके, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तभी तो वो हमारे घर तक आएंगे, जब तो हमारे पंखे कूलर एसी चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किसमें होते हैं, जो आपके घर में घरों में वायर आ रहे होते हैं वो कॉपर के होते हैं, ध्यान से देखना, वो एल्यूमिनियम के होते हैं, आप ध्यान से देखना। सिल्वर भी एक अच्छा कंडक्टर होता है, चांदी, लेकिन वो घरों में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि बहुत महंगा भी होता है ठीक है। तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर वो डिवाइस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है इजिली। तो डेफिनेशन पढ़ लेना, लिखनी होती है। एग्जाम्पल ये रहे, सारे एग्जाम्पल हैं ये। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन, क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे अच्छा कंडक्टर कौन बताओ, तो सिल्वर, घबराना नहीं है। इसके बाद इससे कम अच्छा कॉपर, इससे कम अच्छा एल्यूमिनियम, आयरन भी अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। कोई पूछे बैड कंडक्टर क्या होता है तो क्या बताओगे, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, ठीक है, ग्लास बैड कंडक्टर है। अच्छा, अब एक और एक्सेप्शन वाला केस, ग्रेफाइट जो होता है ना, जो पेंसिल में लगा होता है आगे काला काला जिससे तुम लिखते हो, वो ग्रेफाइट होता है ना। वो ग्रेफाइट ना आपका गुड कंडक्टर में आता है। कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहां पर ये भी याद रखना
ग्रेफाइट ऑल्सो गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट ये पूछ लेता है, ऑल्सो गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर होता है, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेगा जीके का नहीं, साइंस में ही पूछेगा तुमसे। ओके आजा। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर क्या है? वायर के ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ा देते हैं ऊपर से ऐसे, जिससे तुम्हें करंट ना लगे, करंट चुपचाप वायर में फ्लो हो जाए, सही है। तो ये प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो ना करे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो ना करे। तो इंसुलेटर आर दो सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ओके ओके ओके, इधर देख, आगे देख, जल्दी जल्दी। ये हुआ इंसुलेटर साहब। अब आगे मेन टॉपिक पर, ये है इलेक्ट्रिक करंट। ये वही दुनिया है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट, करंट शब्द आप जब भी सुनते हो तो उसका मतलब होता है फ्लो, बहना। मैं बोलूं रिवर फ्लो या रिवर करंट तो एक ही बात है। आई करंट का मतलब केवल और केवल फ्लो होता है। अब ये शब्द से पकड़ो चीज क्या कह रही है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, मैंने बताया नहीं अभी तक। इलेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिटी का मतलब होता है सिटी, शहर। किसी तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का शहर है। अब इलेक्ट्रॉन की सिटी अगर फ्लो करेगी तो एनर्जी बनेगी, समझ रहे हो ना। इसीलिए इसे इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिटी होती है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स की? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की सिटी होगी तो करंट बन जाएगा, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग जाएंगे, तो करंट। तो इसी को पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। करंट मतलब फ्लो किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि बहुत सारी संख्या में है। पूरी की पूरी सिटी है, पूरा का पूरा शहर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या यहां पे ये भी लिख सकते थे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखा भी है इलेक्ट्रॉन्स, इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। लो पूरी कर दी डेफिनेशन, क्योंकि आपको जब तक इस कॉल्ड नहीं करूंगा डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी। इधर देख, अच्छा कॉल्ड ऐसा यूनिट क्या है? चल ऐसा यूनिट नहीं, फॉर्मूला देख पहले तो, जो फॉर्मूला इसका इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला देख, इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। बुक्स में से आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चे, करंट यानी कि आई बराबर Q अपॉन टी। Q बोले तो चार्ज, T बोले तो टाइम। ये फॉर्मूला है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद करो। I इक्वल टू क्यू टी। हाई क्यू टी, लेकिन Q ऊपर T नीचे है ना, Q दे दे T। I इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। ये है करंट का फॉर्मूला। अब यहां से तुम ऐसा यूनिट भी बहुत आसानी से समझ जाओगे क्या होगी इसकी। चार्ज की तुमने याद किया कूलॉम होती है, टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो ऐसा यूनिट कूलॉम अपॉन सेकंड, कूलॉम अपॉन सेकंड। और क्योंकि हमें करंट के बारे में एम्पियर साहब ने बताया था, तो इनके नाम पर इसका, उनके सम्मान में ऐसा यूनिट रखा गया करंट का। तो एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं ए लिखूं तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? एम्पियर। तो ऐसा यूनिट एकदम क्लियर है साहब, एकदम क्लियर है। तो अब आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस यहां पे समझना है। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। अब तुम बहुत समझदार हो, आई की वैल्यू बताओ 1 एम्पियर कब आएगी? बताओ। जब चार्ज क्या होगा? 1 कूलॉम, और टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड। यानी कि किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कंडक्टर में फ्लो होते हैं, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होगा, तो उसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। अरे बोल हाँ कि ना, बोल आया कि नहीं आया? तो मास्टर ना तेरे को सारी चीजें फॉर्मूले से ही याद करा देगा। अगर तू चाहता है, तेरे से इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछी है, तू भूल गया डेफिनेशन, तो तू फॉर्मूले से लिख सकता है। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट।
चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ले, चार्ज को अगर टाइम में डिवाइड लाएंगे तो करंट हो जाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, ऐसे लिख सकता है। तो 1 एम्पियर क्या है, कोई पूछे 1 एम्पियर क्या है, ये बहुत डेफिनेशन पूछी जाती हैं इस तरीके की। तो कहना व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। फिनिश, 1 एम्पियर। ओके, चलें आगे, आगे चले, पॉज करके लिख लेना सारी कहानी। ओके, इधर देख, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब यहां पे हमें समझना होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा हमें सर्किट डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चे, मतलब की बातें भी कर रहे हैं और इंपोर्टेंट बातें भी कर रहे हैं। सर्किट डायग्राम कि आखिरकार करंट कैसे फ्लो होता है। देखो, तुमने बैटरी वाली कार चलाई होगी, है ना। जो बैटरी होती है ना, जो बैटरी होती है, क्योंकि मैं बैटरी बार बार तो बनाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस करूंगा तो बैटरी का एक सिंबल होता है। बैटरी का सिंबल कैसा होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस तरीके से। बैटरी क्या है, सेल, जो सुना है सेल, अरे सेल सुना क्यों है, देखा तो होगा ही ना तुमने। ये देखो ना, ये देखो, मैं दिखा देता हूं, मेरे पास है, ये सेल है। तो मैं दिखाने के चक्कर में आवाज चली सेल से क्योंकि जैसे ही मैंने बैटरी निकाली सर्किट ब्रेक हो गया, है ना। तो देखो आवाज नहीं आ रही होगी फिर मेरी, क्योंकि सेल ही है जिसकी वजह से मैं यहां से बोल रहा हूं और तुम्हारे पास आवाज आ रही है। तो बैटरी हो या सेल हो, सेल, अब मैं इस सेल को बार बार थोड़ी बनाऊंगा कि भाई ये मेरे पास ये सेल है, ये लो ऐसे बना दो सेल, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे नहीं बनाऊंगा, मजा नहीं आएगा। तो फिजिक्स में इसका तोड़ निकाला कि सेल कैसे बनाया जाए, ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो बहुत सारे सेल्स को मिला के बैटरी बनती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, इसलिए एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल, समझ रहे हो ना। अच्छा साहब, बैटरी हो गया, सेल हो गया। अब देखो, जैसे कि मान लो ये बल्ब है, बल्ब, ठीक है, बल्ब इस तरीके से बनाएंगे। स्विच बनाना है हमें, क्या बनाना है, स्विच। तो देखो, स्विच वही ऑन ऑफ करते हो जो आप, वैसे नहीं बनाएंगे स्विच, हम ऐसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे ऑफ स्विच, ऑफ स्विच। थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, यूज होगा अभी। और जब भी इसमें ऐसे डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया स्विच ऑन हो गया, ऑन स्विच। सही है, शॉर्टकट में, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम, उसमें ये चीजें काम आएंगी। तो चलो, मान लो ये बल्ब है, अब ये तो आपको पता होगा, ये मान लीजिए आप बल्ब है, डू। अब इस बल्ब को जलाना है तो इसमें करंट देना पड़ेगा, करंट देने के लिए मैं बैटरी लगा सकता हूं या सेल भी लगा सकता हूं। क्योंकि मुझे ज्यादा करंट की जरूरत है तो बैटरी लगानी पड़ेगी। तो इस वाले भाग से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया बल्ब के, इस वाले भाग से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब मैंने स्विच इस तरीके से लगा दिया। अभी ये मेरा स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जला, लेकिन प्यारे लाडेले, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर दूंगा, अब क्या हो गया, ये स्विच ऑन हो गया, तो इस बल्ब को जल जाना चाहिए अब, ठीक है, ये बल्ब जल गया। इसका मतलब ये हुआ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ये है बैटरी, ये है वायर। अब इस बल्ब की जगह चाहो तो पंखा लगा के चला सकते हो, चाहो तो कूलर लगा के चला सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, सर्किट डायग्राम में मेन स्विच होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, और जो भी अप्लायंस तुम चलाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिकल की चीज चलाना चाह रहे हो वो होनी चाहिए, जैसे कि बल्ब। सही है कि नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा सर्किट डायग्राम। यहां पे यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये बात बहुत समझने वाली है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये बल्ब जला क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, बैटरी ने नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचा और पूरे वायर में फ्लो करना चालू कर दिया।
या ऐसा समझ लो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला आई, ऐसे निकला, ऐसे निकला, और वो बल्ब में होते हुए ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, क्योंकि स्विच ऑन है तो फिर ऐसे गया, फिर से नेगेटिव टर्मिनल में घुस गया। तो बैटरी से करंट निकला, इसी करंट की वजह से पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। इसी को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। समझ रहे हो ना किस तरीके से आखिरकार बल्ब जला। तो यहां पे आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैसे हुआ, इसको हम अगले पेज पे और डिटेल में समझते हैं। आ जाओ, देखो जैसे कि मान लीजिए वायर है, बहुत प्यार से समझाऊंगा कि कैसे आखिरकार नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो अब आप बड़े ध्यान से सोचना, ये वायर है, जूम करके दिखाया है मैंने। इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना प्यारे लाल, क्या होंगे इस वायर में? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। मेरी बात बड़े प्यार से सुनना नादान परिंदो। जैसे ही मैं इससे बैटरी कनेक्ट करता हूं वायर से, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, इस वायर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्स लगेगा बहुत तेज। मान लो यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है, ये नेगेटिव टर्मिनल वाला हिस्सा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ध्यान से सोचना, ये पॉजिटिव है क्योंकि बैटरी तो ऐसे ही लगी है ना, ठीक है। पॉजिटिव वाला हिस्सा ये रहा, ये नेगेटिव वाला हिस्सा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सारे इधर की तरफ फ्लो होने चालू कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, खींचा चलाएगा, अट्रैक्शन होगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है साहब, ये अट्रैक्ट हुए, खींचे चले आ रहे हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं। तो इधर हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब बड़े याद से ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं जस्ट उसके डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं लेकिन करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से फ्लो होगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो करंट इधर जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो इधर फ्लो हो रहा है, करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, इसीलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे। तो यहां पे हमेशा क्या याद रखोगे, दो पॉइंट आए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, शॉर्टकट में लिखा रहा हूं मैं अब। और दूसरा है करंट, करंट यानी कि आई, वो कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। कुछ नहीं, टर्मिनल वो वाले हिस्से को बोलते हैं जो सेल में आप देखते हो ना, एक ऊपर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव है, पीछे बिल्कुल चपटा सा होता है वो नेगेटिव हिस्सा होता है। तो एक हिस्से को पॉजिटिव बोलते हैं, एक हिस्से को नेगेटिव बोलते हैं। इसी तरीके से ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है बैटरीज में। तो अगली बात क्या लिखी है, यही लिखी है, यही बात अगली लिखी है, ध्यान से देख। कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनल करंट, या कन्वेंशनल शब्द देख के घबरा रहा है तो इसे पढ़े ही मत। करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, किसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो ये बात पूछ ली जाती है असर्शन रीजन के केस में, ठीक है। तो यहां से क्या समझे तुम, अगर इलेक्ट्रॉन महाराज इधर की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो महाराज करंट किधर फ्लो होगा, इधर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी कंडीशन, याद रखें ये बात। तो आपने ये तो देख लिया, स्विच ऑन होना चाहिए, सर्किट डायग्राम आप सिंपल इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलो, आगे चलो। सर प्लीज एक क्वेश्चन करा दो सर प्लीज, करंट के फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन। ओके ओके, इधर देख, देख इधर, जल्दी देख, लिख। इफ यहां लिखते हैं हम, इफ 8 कूलम चार्ज फ्लो इन वायर, फ्लो इन वायर in 2 seconds, find out
फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट, करंट इन वायर। बता जल्दी, अब तो बता दे, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला ठोकना है बस। तुम कहोगे ठीक है सर बहुत आसान है। पहले गिवन देखो क्या है, चार्ज कितना है 8 कूलम, टाइम कितना दे रखा है साहब 2 सेकंड। सॉल्व कैसे करोगे, बोलना जल्दी, अरे बोल। आई इक्वल टू सर फॉर्मूला क्यू टी, क्यू टी, क्यू टी पाई, क्यू टी आई, कौन आई, क्यू टी आई इधर देख, आई इक्वल टू सर, इतनी भयंकर शॉर्ट ट्रिक, 2 से काट दे, कितना आया 4। आई की यूनिट क्या होती है एम्पियर, 4 एम्पियर आंसर हुआ। कितना सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करें, आजा आजा, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, पॉज करके लिख जरूर लेना भाई, लिखो इसे। अच्छा सुनो, वैसे तो क्लास 9th और 10th का यूट्यूब चैनल पे भी आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि बिना एड्स के पढ़ें, है ना, बिना किसी चीज के पढ़ें, तो मेरा पूरा कोर्स जिसमें हम साइंस और मैथ्स जो है, एक ओपी सर है, बहुत ही ज्यादा बिजार्ड टीचर है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज्यादा अव्वल नंबर का पढ़ाते हैं। क्लास 10th का 9th का हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों का पढ़ाया है। एप्लीकेशन है फन इन पाठशाला, आप सब जानते होंगे इस बात को, तो नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो इस फन इन पाठशाला का। और इसका प्राइस जो है कोर्स का पूरी साल का केवल और केवल 399 है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हर घर का बच्चा पढ़ सके, वो पैसे के अभाव में ना रहे। तो ये केवल एप्लीकेशन फीस और जो टीम वर्क करती है ना नीचे, उनमें ये पैसे बट जाते हैं, बस इसीलिए आपसे लिए जा रहे हैं। और आपका फायदा यह है कि आपको एड्स वगैरह नहीं देखने पड़ेंगे, आप यहाँ से चीजों को ले सकते हो। मजे की बात क्या है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, साथ में पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाद बाकी का मैं यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होते हो तो यहां भी पढ़ सकते हो। तो चलो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओए होए ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन तो बनता है, देखो, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर 22 फ्लो इन वायर, फ्लो इन वायर इन 60 सेकेंड, कितना, हाँ 60 सेकेंड, देन फाइंड आउट, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट। घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन कैसे भी कान पकड़ के पूछ सकता है, आप सब तरीके से जवाब देना सीख लो। तो तुम्हें क्या लगता है, किसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, कितने, इतने, जो कि वायर में फ्लो हो रहे हैं, और टाइम दे रखा है 60 सेकेंड, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले गिवन क्या है, n बराबर 20 इंटू 10 की पावर 22, टाइम कितना दे रखा है लाडले 20 सेकेंड, ओए होए 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में, लेकिन तुमसे पूछ रहा है करंट, और तुम बड़े ध्यान से देखो तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है आपका फॉर्मूला, तो क्यू तो आपको पता ही नहीं है, हाँ टाइम आपको पता है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, क्यू को निकालना, निकालो क्यू को बिना देरी किए, जल्दी निकालो। तो क्यू बराबर क्या होता है लाडले, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, याद कराया कि नहीं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है तो चुपचाप ये चीज निकाल लो। तो यहां पे आपको 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज आ जाएगा, कितना आया, ये देखो 1.6 इंटू 2, 16 दूनी 32, यानी कि 32, 22 माइनस 19 कितना बचा, 10 की पावर, अबे 22 में से 19 गया तो कितना बचेगा पता है कि नहीं, 3 प्लस में बचेगा। तो ये जो चार्ज आया वो तो बहुत ज्यादा आ गया भाई साहब, 3 2 1 2 3 32,000 कूलम आया। ओए होए क्या बात है, सही लिखा है ना, सब कुछ ठीक है एकदम एक्यूरेसी के साथ, चेक कर लेना। तो आई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 32,000 कूलम, टाइम कितना है लाड़िले 60 सेकेंड, 0 से 0 मरा, 6 से कितनी बार मरेगा ये बोलना जल्दी, 6 से मेरे हिसाब से जाएगा 5 बार, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, ठीक है, फिर से ये 20, 6 3 जा 18, फिर से 20, ऐसे आई इक्वल टू आएगा 533.33 एम्पियर, करंट की जो यूनिट है वो। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कंटाप क्वेश्चन है एकदम बढ़िया, जो आपके दोनों फॉर्मूले को एक ही क्वेश्चन में यूज करवा रहे हैं। लिखो इसे जल्दी लिख,
तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत जरूरी टॉपिक है। हर सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द बार बार बोलूंगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शॉर्टकट में जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है V। क्या होता है? V। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या उसे मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो अगर आप इसके फॉर्मूले से समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। V इक्वल टू W/Q, ये इसका फॉर्मूला है। मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूले से चीजों को याद रखो। W मतलब होता है वर्क डन, ठीक है, Q मतलब होता है चार्ज, तो ये B मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आपके सामने लिखा है, शॉर्टकट में EP लिख दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है यार? ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हो, क्या है ये? तो देखो मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पे चार्ज अट्रैक्ट हो या रिपल हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब होता क्या है कि अगर मैं किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, तो मान के चलो यूनिट का मतलब 1 कूलम, कि इसको 1 कूलम को यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी पढ़ते हैं। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं बहुत दूर से, इनफाइनाइट से, मान लो ये मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको इनफाइनाइट से लेके 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 आ रहा हूं, धीरे धीरे ला रहा हूं, और मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके किसी पॉइंट पे रख दिया ऐसे। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसना चालू किया तो इस पर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि या तो ये अट्रैक्ट होगा या ये रिपेल होगा। खैर, मैं इसे 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले आया P पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ा, जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई, यही डेफिनेशन है इसकी। अगर मैं 1 कूलम का चार्ज इनफाइनाइट से, अनंत से लेके आता हूं किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो मुझे जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैथमेटिकली इस चीज को हम फील कर सकते हैं। देखो B बराबर होता है W, Q का मतलब क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे 1 कूलम लिख लो ना, Q की जगह 1 कूलम लिख लो। तो वर्क डन बराबर क्या हो गया लाडले? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो गया। यानी कि जितना काम मेरे को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में करा, वही पोटेंशियल के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। नॉर्मल, एक और बार, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट P पर लाने में जितना काम किया, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वर्क डन पढ़ा है आपने? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आई सर 9th क्लास में पढ़ा था, भूल गए मैं तो, हट। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मान लो इस बॉल को तुम फोर्स लगा के डिस्प्लेस करते हो, आगे की तरफ धक्का देते हो, तो इसमें काम करना पड़ेगा ना तुझे, तो यही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है बस। हाँ तो फिर कहिए, तो तुमने यहां पे चार्ज को डिस्प्लेस करके यहां ले आए ना इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डेफिनेशन पढ़ ले एक बार और रिवाइज करना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये लाइन काट दो, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको थोड़ा पास में बना लें, इधर, इसको इधर बना लेते हैं। 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको यहाँ ले आए हम, तो जितना काम करना पड़ा। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? फॉर्मूला देख के बता जल्दी क्या होगी। ये फॉर्मूला है, यूज करना होता है। ऐसा यूनिट बता। वर्क डन की होती है जूल, कूलम की होती है चार्ज, तो जूल पर कूलम, या इसी चीज को हम वोल्ट लिख देते हैं। तो जो शब्द तुम बार बार सुनते हो ना, वोल्ट या वोल्टेज, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। तो कई बार मैं शॉर्टकट में मैं वोल्ट को भी लिखूंगा, मैं वोल्ट को क्या लिखूंगा लाडले? V। याद रहे बात। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कोई पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी क्वांटिटी है? तो बोलना स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट दोनों, और करंट स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? याद आ रहा है कि नहीं? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, आगे एक और शब्द सुनने के लिए मिलेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, झरने में पानी ऊपर से नीचे आता है,
झरने में पानी ऊपर से नीचे आता है, ये मान लो ऊपर वाला हिस्सा है, जमीन से ऊपर, ये एच हाइट पे है कि नहीं है। अब पानी ऐसे 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 ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि तुम जितने ऊपर हो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में सर भूल गए हम तो ये समझ लो जितनी ज्यादा हाइट पे हो उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो ये लिखा है हाई पोटेंशियल। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ये हाई पोटेंशियल है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जमीन पे है तो लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है, यानी कि कोई भी चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि ये कार है मेरे हाथ पे रखी है, आई सही है, नहीं कॉपी ले लेते हैं। ये देख, जैसे कि ये कॉपी है, अभी ये कॉपी पे कार रखी है, अभी देख ये वाला पॉइंट और कॉपी का ये वाला पॉइंट एक ही लेवल पे है, तो पोटेंशियल सेम है, ना तो ये हाई है ना ही ये हाई है। लेकिन मैं अगर इसकी हाइट बढ़ा दूं ऐसे, तो देख हाई पोटेंशियल से कार जो है फ्लो होके किधर पहुंच गई, लो पोटेंशियल की तरफ पहुंची कि नहीं। दोबारा देख, दोबारा देख, कार नीचे पहुंच गई कि नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जैसे ही ऊपर हुआ ये हिस्सा नीचे हुआ, तो ये हाई पोटेंशियल पे आया, ये लो पोटेंशियल पे, तभी तो कार फ्लो हुई, कार आगे की तरफ बढ़ी। इसी तरीके से करंट फ्लो होता है। करंट भी किसी वायर में, करंट भी किसी वायर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, एलपी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो करंट भी बैटरी में क्या करता है, पॉजिटिव से निकलता है, ऐसे फ्लो होता है सर्किट में, और नेगेटिव में घुसता है। तो पॉजिटिव से निकल रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में घुसेगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इसे पॉजिटिव टर्मिनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बड़ा है, इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। इसे नेगेटिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल कम है। तो अगर इसकी 100 वोल्ट पोटेंशियल है तो इसकी 0 वोल्ट होनी चाहिए। हाई पोटेंशियल मतलब हाई, लो मतलब उससे कम, 100 और 0, तभी तो करंट ढरकेगा, ढरक के नीचे जाएगा, है ना। तो अच्छा, वायर में इसी बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब एक बात बता प्यारे बच्चे, एक तरफ लो पोटेंशियल है एक तरफ हाई पोटेंशियल है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि नहीं। और जब भी डिफरेंस हो जाता तो डेल्टा वी लगा देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, बी वी माइनस वी ए। मान लो हाई पोटेंशियल पे मैंने बोल दिया ये बी पॉइंट है, तो बी बी, और लो पोटेंशियल मान लो मैंने बोल दिया बी ए, तो इन दोनों का अंतर ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मैथमेटिक्स में इसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो देखो ध्यान से, डेल्टा वी जो है बराबर होगी डब्ल्यू अपॉन क्यू के। सेम वही फॉर्मूला, बस बी की जगह यहां क्या आ गया, डेल्टा बी, पहले जैसा फॉर्मूला है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेम वही चीज लिखी है, बस थोड़ी सी हट गई है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इज डिफाइंड एज, उसे कैसे डिफाइंड करेंगे, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit charge, in moving a unit charge from one point to another point, from one point to another point। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बात खत्म। या कई बच्चे जो साणे होते हैं वो क्या लिख देते हैं, सर पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बस खत्म डेफिनेशन। जिसमें भी चार्ज का डिवाइड लग रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि 1 वोल्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछी जाती है, तो चुपचाप देखो डेल्टा बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी जगह 1 वोल्ट लिख दो। अच्छा 1 वोल्ट अगर ये लाना है तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 1 जूल, चार्ज कितना होगा 1 कूलम। तो इसको बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि यदि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल काम करें तो उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। बस 1 वोल्ट, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। सिंपल, पूछे तो बता देना भैया 2 पॉइंट के बीच में अगर हम 1 कूलम के चार्ज को मूव करेंगे, अगर उसमें 1 जूल का वर्क डन हुआ है तो उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। ओए 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 ओए, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, 2 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके इस चैप्टर को यहीं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे चीजें, है ना। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट।
तो पहले तो इस क्वेश्चन में से जो जो दे रखा है वो ले लो। चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 16 वोल्ट, पूछ रहा क्या है हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W पूछ रहा है भाई साहब। फॉर्मूला क्या छेपोगे, W इक्वल टू आई हाई नहीं 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 सर गलत हो गया, गलत हो गया, डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन क्यू, क्यों बी W क्यू, W क्या है पता नहीं, Q कितना दे रखा है 4 कूलम, डेल्टा V कितना है मास्टर 16, लगा दे लगा दे लगा दे रगड़ दे 16, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 16 इंटू 4 करोगा तो 32 जूल, वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है ना। तो कहने का मतलब क्या है 4 कूलम चार्ज को, ठीक है 16 वोल्ट 4 कूलम मल्टीप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन कर ले फटाफट, आजा लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ एक बात याद रखना कि जो इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज को मेजर करता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है क्या बोलते हैं, बी से रिप्रेजेंट करेंगे वोल्ट मीटर। एक और क्वेश्चन लाइट की स्पीड से, जल्दी जल्दी देख, क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ वर्क इज डन बाय मूविंग 8 कूलम चार्ज is 24 जूल, देन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ जल्दी बताओ, देन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। तो तुम बोलोगे सर हमें तो बस फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है W अपॉन क्यू, बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, याद कर लो इसको अभी, डेल्टा बी इक्वल टू W अपॉन क्यू, W मतलब वर्क, Q मतलब चार्ज, W मतलब वर्क, Q मतलब चार्ज, यस यस यस, ओ ओ ओ, ओके ओके ओके। अच्छा तो डेल्टा बी की जगह क्या चिपकाएगा, नहीं दे रखा, क्या क्या दे रखा है पहले तो ये देख, वर्क डन दे रखा है 24 जूल, यूनिट से ही पता चल जाएगा। चार्ज कितना दे रखा है 8 कूलम, तो डेल्टा बी निकालनी है ना, यस यस यस, वर्क डन की जगह 24, चार्ज की जगह 8, टचक टचक 8 3 24, 3 आ गया, तो 3 वोल्ट आंसर हुआ साहब। अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलो हाँ कि ना, दैट्स इट। आज के चैप्टर को यहीं खत्म करना है, जिसे एप्लीकेशन पे जाना है हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ वहां मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, चले जाना है अगली क्लास के लिए। और आपको लगातार ऐसे ही पढ़ना है तो फिर भैया प्लेलिस्ट देख लो, धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स ऐड होते जाएंगे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाय बाय टाटा जय हिंद, अगली क्लास में मिलते हैं।